के बर्मा तक, इनका तिब्बत तक प्रचार का ये सिलसिला चलता रहा। स्वभाव से ही घुमंतु थे, माइग्रेटरी थे ये। तो इसका जो गहरा असर पड़ा, और इनकी दूसरी जो गुण थे, अनुवाद। इतने बौद्ध ग्रंथों के जो अनुवाद जितने उस समय हुए हैं शुरू में, आश्चर्य होता है कि इतने लोग वहां से जाकर के, और इतना बड़ा काम अनुवादों का, कुमार जीव जैसे नाम आते हैं, धर्मगुप्त का नाम आता है, और ये हुएनसांग का, कैसे इन लोगों ने अकम्प्लिश किया ये काम। खच्चरों पर ग्रंथ लाद के ले जाते थे, अनुवाद करते थे, बहुत से उसमें नष्ट हो जाते थे, पहुंच नहीं पाते थे अपने डेस्टिनेशन, लेकिन कभी धुन नहीं छोड़ा। अनुवादों की ये परंपरा आप देखिए, बाद में मेडिटेरेनियन रीजन में भी अरबों में आई। तमाम अनुवाद अरबी में हुए, यहां तक कि अगर ये अनुवाद न होते तो शायद बहुत से ग्रीक दार्शनिक नष्ट हो गए होते, पता ही नहीं लगता कि ये हैं भी। इन्हीं अरबी अनुवादों से बाद में जब ये यूनिवर्सिटीज 9वीं सदी में, 10वीं सदी में यूरोप में टोलेडो की, पादुआ की यूनिवर्सिटीज जब डेवलप हुई, तब इन्होंने डिस्कवर किया कि अरे ये तो ग्रीक फिलोसफर्स भी हमारे यूरोप में थे। तो आप देखेंगे ये जो आवाजाही रही है, मिलना जुलना रहा है, ये बिल्कुल यौद्धिक स्तर से अलग की चेष्टा थी, सांस्कृतिक चेष्टा थी। भारत कभी भी फौजें लेकर के दूसरे देशों में नहीं गया है, विचार लेकर के दूसरे देशों में गया है, और उस विचार को हम आज भी उतना ही इंटैक्ट पाते हैं जितना उस समय रहा होगा। ये नष्ट नहीं हो पाए हैं। इसी तरीके से हम भाषाओं के बारे में सोच सकते हैं। आज भी कूचा जैसी जगहों में जो भाषा बोली जाती है उसका रूट है तोखारिन, जो कि संस्कृत से विकसित हुई है। इसी तरीके से लैटिन और संस्कृत के बीच समानताएं हैं, इनके बीच जो शब्दावली है इसकी रूट फिनिशियंस के भाषा से मिली। तो हम देखते हैं कि संबंधों का ये एक बहुत बड़ा विश्व, बाद में इसमें फाके पड़ी, अलगाव आए। अगर हमको अपना इतिहास फिर से सही तरीके से बताया जाए, पढ़ाया जाए, तो शायद बहुत से जो भ्रम हैं कि हम अलग हैं, विभाजित, वो अपने आप ही दूर हो जाएंगे। कि हमारे बीच में, इसीलिए जो अभी एक नया स्कूल है नव ऐतिहासिकतावाद, जिसको कल्चरल पोएटिक्स कहते हैं, जिसके एक बड़े पुरोहित ग्रीनब्लाट हैं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जो हमारे इतिहास को पढ़ाया जाना चाहिए उसमें प्रमुखता संस्कृत और कलाओं की होनी चाहिए। संस्कृत और कलाओं के माध्यम से हमको इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए, और ये जो यौद्धिक इतिहास है ये हाशिए की चीज होनी चाहिए, जबकि उसको हम प्रमुख मान लेते हैं। उन्होंने स्वयं रेनेसांस के ऊपर इनविजिबल बुलेट्स करके एक बड़ी सुंदर किताब लिखी है, जिसमें शेक्सपियर के नाटकों के माध्यम से इतिहास, एलिजाबेथन और इससे पहले के भी इतिहास को देखा है। उसका अध्ययन ग्रीनब्लाट का अद्भुत अध्ययन है। उसका एक, जैसे वो कहते हैं कि जो इतना पॉम्प एंड शो था रॉयल्टी का, ये अपने आप में एक नाटक, इस नाटक द्वारा प्रभावित करते थे। जैसे कोलंबस जब अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने टिंसर दिखा करके और वो सूर्य ग्रहण बता करके चकित कर दिया था वहाँ के नेटिव्स को, और उनको लूट लिया। तो ये भी एक तरह की जो रॉयल्टी है, इसका नाटक शेक्सपियर के नाटकों में प्रतिबिंबित होता है। उसके पीछे के व्यंग को उन्होंने एक्सपोज किया है। बात बहुत दूर तक जा सकती है ये, लेकिन मैं संक्षेप में इस बात को कहना चाहता हूँ कि जो निर्मल और कृष्णा जी भी जानते हैं, निर्मल के साथ इस पर चीज़ों पर बातें होती रहती थी, लेकिन उस समय हमारे सामने ऐसी बहुत सी जानकारियाँ नहीं थी जो कहीं हमारे इस यूरेशियन इतिहास को ठीक से उजागर कर पाती। शायद अब एक समय आ गया है कि हम अपने इतिहास को एक दूसरे दृष्टिकोण से भी पहचानने की कोशिश कर सकते हैं, और जिसमें हमें मालूम होगा कि लड़ाइयों से कहीं ज़्यादा एकता हमारी कलाओं में, हमारी भाषाओं में रही। भाषाएं, हिंदी भाषा आई है, आज हमारे लिए मुश्किल होगा हिंदी भाषा से
अरबी, पर्शियन और इस तरह के प्रभावों को अलग कर सकना, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इंटीग्रेट हो गई हैं, ऑर्गेनाइज हो गई हैं हमारी भाषा में कि हम उनको अलग नहीं कर सकते हैं। इस तरह से तमाम सांस्कृतिक इतिहास हैं, उनका सह अस्तित्व हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। हम पहचान भी नहीं पाते हैं कि ये चीज़ हम किसी विदेशी की है, वो हमारी किस तरह की इतिहास है। ये एक यथार्थ है। इस यथार्थ की जड़ें हमारे युद्धों में, राजनीति में नहीं है। इस एकता की जड़ें हमारे सांस्कृतिक, कलात्मक, भाषाई सोच में है, और ये मामूली शक्तियां नहीं हैं। इनकी एक बड़ी सुदृढ़ परंपरा है। मैंने संकेत और पहले भी किया था, गांधी की अहिंसा की बात जब हम सोचते हैं, जिसने एक इतने बड़े देश को ऑर्गेनाइज कर लिया, इतनी विविधताओं को एक काम के लिए एकजुट कर लिया, उसके पीछे क्या शक्ति थी? ये अहिंसा की इतनी लंबी परंपरा हमारे रक्त में प्रभावित है, जिसको हम भूले हुए हैं। सिर्फ उसको उन्होंने याद दिलाई कि ये जो परंपरा है ये आज की नहीं है। ये सुकरात से लेकर, क्राइस्ट से लेकर, गैलीलियो से लेकर के और हमारे समय तक धारा प्रवाह इसका चलता रहा है। उसको उन्होंने जगाया। तब ये जगाना सिर्फ एक अहिंसा का संदेश नहीं था, एक बहुत बड़ी ताकत को जगाना था। अहिंसा अपने आप में एक शक्ति है, इसका एहसास कराया उस आदमी ने। इस तरह से जब हम अपने आप को जानेंगे, जो कि इम्प्लिसिट है कृष्णनाथ जी के वक्तव्य में, कि सबसे पहली जानकारी क्या है, अपने को जानना, जो सुकरात से उस विद्वान ने पूछा, शायद एक जैनी विद्वान थे वो, कि जब तक डिवाइन नेचर आदमी का नहीं जानेंगे तब तक उसके मटेरियल नेचर को कैसे समझ सकेंगे। ये खोज, ये प्राचीन खोज भारत से गई कि भारत में लौटी, इसका कोई लेखा जोखा बताना मुश्किल है। बहुत सी चीजें, बहुत से प्रभाव भारत से बाहर गए, वहां के हो गए, वो फिर हमारे पास आया, हमें लगा कि ये विदेशी है, लेकिन वो सचमुच विदेशी नहीं है। इसीलिए मैं जिस पर जोर देता हूं कि हमको कहीं न कहीं हमें अपनी ग्लोबल इतिहास, इसका आभास होना चाहिए। खाली राष्ट्रीय इतिहास जानने से हम अपने को ठीक से नहीं जान पाएंगे। जब हम इसके एक सार्वभौमिक इतिहास को जानेंगे, तब शायद हम अपने को ज्यादा सही तरह से जान सकेंगे और अपनी सही शक्ति को पहचान सकेंगे। कृष्णनाथ जी का लेक्चर मुझे इस मायने में बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत ही बारीकी के साथ और बहुत ही गंभीरता से इन कुछ बिंदुओं को छुआ है, जिन पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए। और मेरा अनुरोध है कि हम लोग जब भी पढ़ें, जानने की कोशिश करें, तो जटिलताओं से घबराएं नहीं। हम खुद अपने स्वभाव, अपने लेखन में भी एक्लेक्टिसिज्म को महत्व देते हैं। एक्लेक्टिसिज्म मतलब बहुलतावाद। ये विच्छिन्नता नहीं है। बहुलतावाद की भी अपनी कंटिन्यूटीज होती हैं, अंतर संबंध होते हैं, जो कि मैंने अपने खंडकार में भी बात कही है कि एक सीधी रेखा में ही जुड़ी हुई चीजें नहीं है जो जुड़ी होती हैं, अलग अलग गुच्छों में भी जुड़ी हो सकती हैं। इसलिए आजकल एक रिसर्च जो बायोलॉजी में बहुत प्रमुख रूप से सामने आ रही, कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, क्यों कहते हैं कि ह्यूमन नेचर है, हम लोग हैं, हजारों लाखों साल में एक बहुत जटिल फिजियोग्नोमी में डेवलप किए हैं। आंख का उदाहरण वो लोग देखते हैं कि एक आंख जो है, इसके विकास में लाखों बरस लगे हैं, कि कितनी रोशनी वो ग्रहण करे, कितनी रिजेक्ट करे, ये मैकेनिज्म डेवलप करने में लाखों बरस लग गए हैं। उसको हम फिर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, हमें उसको उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में स्वीकार करना पड़ेगा। आंख को आंख की तरह ही देखना होगा, हम उसको डिसमेंटल करके, एनालाइज करके, बिखरा के फिर नहीं जोड़ के आंख बना सकते हैं। तो ऐसे ही जीवन के बहुत से ऐसे सत्य हैं, तथ्य हैं, जिन्हें उनकी कॉम्प्लेक्सिटी में हमें स्वीकार करना होगा। फूलों का एक गुलदस्ता जैसे होता है, बहुत से फूलों को बटोर कर हम एक गुलदस्ता बनाते हैं, वो अपने आप में सुंदर है, लेकिन हर फूल भी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्सिटी है,
एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। यही कविताओं में, कलाओं में होता है कि बहुत से सिंपल फैक्ट्स होते हैं जो अपने आप में कॉम्प्लेक्स होते हैं, जिनको हम जोड़कर जो एक दूसरे तरह की कला बनाते हैं। ये रचनाशीलता, ये ह्यूमन नेचर की जो क्रिएटिविटी है, इसका इतिहास है। ये सिर्फ आज का ये एक अलग चीज नहीं है, इसका जुड़ाव हमारे पूरे देश काल के अवधारणा में छिपा हुआ है। और बहुत सी बातें हैं, लेकिन ये समय अधिक नहीं है, वरना मेरा मन था कि बहुत सी बातें और भी करता, जिस पर लोग विचार करते रहे हैं। इस सदी में इतिहास को लेकर बहुत विचार हुआ है, आधुनिकता को लेकर हम लोग नए से इतना आक्रांत हैं, इससे ज्यादा पुराना शब्द कोई नहीं हो सकता। भगवद गीता में जैसे कहते हैं कि नए बस त्याग कर और पुराने त्याग के नए ग्रहण करते हो, भगवद गीता में आया है। न्यू प्लेटोनिज्म, प्लेटो को समय से न्यू प्लेटोनिज्म नया चलता आ रहा है, नव जागरण। इसी तरीके से आधुनिकता 500 साल पुराना इतिहास है आधुनिकता का, और इसकी भी तमाम करवटें रही हैं। रिनेसांस में ह्यूमनिज्म के साथ जुड़ाइए, एनलाइटनमेंट में विज्ञान के साथ, तर्क के साथ जुड़ाइए, 19वीं सदी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ जुड़ाइए। आज सबसे इसका जो नया रूप है बाजारवाद के साथ जुड़ा है। जब नई चीज चाहिए तो हम नई कविता की ओर नहीं देखते, नई मोटरों की ओर देखते हैं। तो ये जो शब्द है, इनका नव जागरण होता रहता है, इनको रिवैल्यूएट करना पड़ता है। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनको हमें करना पड़ेगा, जैसे स्पिरिचुअलिज्म है। सुजान सोनटाग का कहना था कि हर एज को अध्यात्म के अर्थ को अपनी तरह फिर से परिभाषित करना पड़ेगा, डिस्कवर करना पड़ेगा, तब ये वैलिडेट होगा, वरना ये डेड हो जाएगा, डेड पड़ा रहेगा, इससे कोई असर नहीं होगा। ये काम करना होता है कलाओं को। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।